नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद राकेश में। आज डिस्कशंस करने वाले इस सप्ताह में जो टेस्ट हुआ है उनमें से जो बहुत सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना बात किए हुए, एकदम नॉन स्टॉप। अगर अच्छा लग जाए सेशन तो ही लाइक कीजिएगा, अन्यथा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? ना, वर्ष में 4 बार होती है। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? 4 बार होती है। पहला नंबर क्वेश्चन आया था। तो जैसे कि आप लोग को मैंने पहले ही बताया कि आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कशंस करने वाले हैं। सारा क्वेश्चन तो डिस्कशंस नहीं कर सकते, 8-10 क्वेश्चन जो भी हो जाएगा उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सारा नोट्स PDF सब कुछ मिल जाएगा। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, पंचायतों में पंचायत का निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है? देखिए, पंचायत राज से भरा भरा क्वेश्चन आ रहा था ग्रुप डी में और अब भी आ रहा है। और क्या पता SSC में आए या नहीं आए, 100% आएगा, श्योर रहिए। एकदम पंचायती राज से आना ही है क्वेश्चन। SSC हो चाहे JSSC हो, CGL हो, किसी भी कोई भी एग्ज़ाम आप ले लो, मतलब पंचायती राज से आना ही है। तो पंचायती राज का क्लियर कर लीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग शॉर्ट रिविज़न करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पंचायतों में पंचायत का निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद बोल रहा 243L, 243E, 243K, 243O। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 243K। तो चलिए दोस्तों, जैसे पंचायती राज आया तो पंचायती राज के बारे में सारा डिस्कशंस कर लेते हैं, क्या क्या आने वाला है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशंस करने वाले, ध्यान दीजिए, पंचायती राज। तो पंचायती जो राज है किस अनुच्छेद में है, यानी किस अनुच्छेद में ना, अनुच्छेद आपका 243A से O के बीच में है। कहाँ? 243A से O के बीच में, मतलब 15 अनुच्छेद है। बोले किस भाग में है ना, भाग 9 में है, अनुसूची 11 में है। पंचायती राज अनुसूची 11 में है, भाग 9 में है, आर्टिकल 243A से O। और पंचायती राज में कितने विषय है ना, आपका 29 विषय है। महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है ना, 1/3। तो चलिए एक एक करके अनुच्छेद पढ़ते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ आर्टिकल 243। आर्टिकल 243 में क्या है ना, पंचायती राज का परिभाषा। आर्टिकल 243 में क्या है, पंचायती राज का परिभाषा है। फिर आपका आता है आर्टिकल 243A। हम लोग याद करने का कोशिश करेंगे, हो सकेगा तो आप लोग वीडियो को रिवर्स करके 2 बार देख लीजिएगा, 100% आपका याद हो जाएगा। तो इस टाइप से पढ़ेंगे, आपका याद होना ही है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल 243A। आर्टिकल 243A में है आपका ग्राम सभा। आर्टिकल 243A में क्या होता है ना, ग्राम सभा। हम लोग बोलते हैं आम सभा। आम सभा कहाँ होता है? ग्रामों में होते। तो A से आम सभा यानी ग्राम सभा। आम सभा कहाँ होता है? ग्राम में होता है, यानी हम कह सकते हैं ग्राम सभा। ठीक है, आम सभा कहाँ होता है? ग्राम में, पंचायतों में होता है आम सभा होते रहता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं आम सभा कहाँ होता है? ग्राम में। तो आर्टिकल 243A याद रखिएगा, आम सभा मतलब ग्राम सभा। आर्टिकल 243B माने बी में दिया हुआ आपका गठन, पंचायती राज का गठन। यानी पंचायती राज का गठन कितना स्तरीय होता है ना, त्रिस्तरीय होता है। 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति इसका संस्थापक था। फिर आर्टिकल 243C आ जाता है। आर्टिकल 243C में क्या है ना, पंचायतों की संरचना। आर्टिकल 243C में क्या है, पंचायतों की संरचना। सी से संरचना याद रखिएगा, पंचायतों का संरचना, सी से संरचना। फिर आता है आपका आर्टिकल 243D। आर्टिकल 243D में क्या होगा ना, स्थानों का आरक्षण। स्थानों का क्या होगा? आरक्षण। देखिए कैसे, SC और ST का आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में, ST और SC का आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में। और महिलाओं को कम से कम 1/3 का आरक्षण होना चाहिए। महिलाओं को कम से कम 1/3 का आरक्षण होना चाहिए। अब बोल रहा OBC की तब आरक्षण कैसे मिलेगा? OBC को फिर आरक्षण कैसे, अब बोल रहा तब OBC को आरक्षण कैसे मिलेगा ना, OBC के आरक्षण के लिए राज्य विधानमंडल निर्णय लेगा। राज्य विधानमंडल निर्णय लेगा कितना आरक्षण देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 243E। माने ईयर। ईयर माने ऐसे तो होता है कान, लेकिन हम लोग बोलना ईयर। ईयर मीन्स होता है आपका साल भी होता है, YEAR और EAR, उच्चारण तो सेम है, तो याद रखिएगा। ई से ईयर, ईयर मीन्स कार्यकाल। यानी कितना कार्यकाल होता है पंचायती राज का ना, 5 ईयर। कितना ईयर होता है? 5 ईयर कार्यकाल होता है। 6 महीना के अंदर अगर विघटन हो जाता है, अगर विघटन हो जाता है तो 6 महीना के अंदर उसको पुनः चुनाव करवाना जरूरी है। आर्टिकल 243F में क्या बताता ना, योग्यता। और योग्यता के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए ना, 21 साल। कितना होना चाहिए? 21 साल। संशोधन करने का अधिकार राज्य विधानमंडल का होता है। यानी आर्टिकल 243F यानी जो 21 वर्ष का उम्र है, इसका संशोधन करने का अधिकार राज्य विधानमंडल का होता है। फिर दोस्तों आता है आर्टिकल 243G।
अब जी मतलब शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व, शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व। आर्टिकल 243 जी का मतलब क्या हो गया, शक्तियाँ हो गया, अधिकार हो गया और उत्तरदायित्व। फिर तो आता आर्टिकल 243 एच न पंचायती संस्थाओं पर, आर्टिकल 243 एच पंचायती संस्थाओं को कर लगाने का अधिकार, यानी पंचायतों को भी कर लगाने का अधिकार होता है। किस आर्टिकल में, न अनुच्छेद 243 एच में कर लगाने का अधिकार होता है। फिर दोस्तों आता है आर्टिकल 243 आई। आई मीन्स क्या होता है ना, इनकम, इनकम मीन्स वित्त आयोग, याद रखिएगा, इनकम मीन्स पैसा से रिलेटेड होता है, तो वित्त आयोग भी पैसा से ही रिलेटेड होता है। आई मीन्स इनकम, वित्त आयोग, ठीक है। आई से होता है आर्टिकल 243 आई में राज्य वित्त आयोग का गठन। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है ना, राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल करता है। आर्टिकल 243 जे पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षता। आर्टिकल 243 जे पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा। आर्टिकल 243 जे में क्या है ना, पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा। आर्टिकल 243 के यही क्वेश्चन आया था आज। आर्टिकल 243 के पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग का गठन। जो पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता, क्वेश्चन ये भी आ सकता है ना, राज्य निर्वाचन आयोग। इसका गठन कौन करता है ना, राज्य निर्वाचन आयोग। आर्टिकल 243 एल। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 243 एल। तो आर्टिकल 243 एल में क्या है ना, संघ राज्य क्षेत्र को लागू होना, संघ राज्य क्षेत्र को लागू होना। और आर्टिकल 243 एम में है कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना। जैसे दोस्तों कुछ क्षेत्रों में पंचायती राज लागू होता है, कुछ क्षेत्र में लागू नहीं होता। जैसे नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, दार्जिलिंग का कुछ क्षेत्र हो गया, यानी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग का कुछ क्षेत्र होगा, यहाँ पंचायती राज लागू नहीं है। यही बता रहा हमने। 243 एल में बोल रहा कुछ क्षेत्र में लागू होना, और 243 एम में बोल रहा कुछ क्षेत्र में लागू ना होना। आर्टिकल 243 एन विद्वान विधियों और पंचायतों का बना रहना, जो नियम है उसका बना रहना, ठीक है, उसका पालन करना। आर्टिकल 243 ओ में क्या, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। क्या बोल रहा ना, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है पंचायतों के मामले में, न्यायालय का हस्तक्षेप का वर्जन। आर्टिकल 243 ओ में क्या है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट अनुच्छेद देखिए। आर्टिकल 243 ओ में क्या है, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन, यानी न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता पंचायती मामले में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ ना, आपका दिया हुआ Fe2O3 + 2Al, Al2O3 + 2Fe बन रहा। अभिकारक दिया हुआ है Fe2O3 + 2Al, उत्पाद क्या बन रहा है Al2O3 + 2Fe। तो पूछा है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है। पूछा, ऑप्शन दिया हुआ आपका, क्या दिया हुआ ना, विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, ऑक्सीजन का अगर लाभ हो रहा, ऑक्सीजन बढ़ रहा, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा तो ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन का कमी हो रहा तो अवकरण। ये दोनों अगर साथ साथ होगा तो उसी को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखते चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, Fe2O3 था, इधर क्या बन गया, Fe बन गया, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में ऑक्सीजन का क्या हो रहा, कमी हो रहा, ऑक्सीजन का कमी हो रहा, ऑक्सीजन क्या हो रहा, घट रहा। देखिए ध्यान दीजिए, यानी Fe2O3 इधर क्या बन गया 2Fe, ऑक्सीजन कमी हो रहा, यानी अवकरण। इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीजन का कमी, अवकरण। अब देखिए एल्युमिनियम अकेले था, अभिकारक में क्या था, एल्युमिनियम अकेला था, तो उत्पाद में देखिए एल्युमिनियम के साथ क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। तो ऑक्सीजन आ गया तो ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण, यानी इससे तय हो गया कि ये रेडॉक्स अभिक्रिया, इससे क्या हो गया, तय हो गया कि ये रेडॉक्स अभिक्रिया। अब तय करना ये विस्थापन है, द्विविस्थापन है या संयोजन है। तो चलिए इसको तय कैसे करें। पहले इसका पता लगाने के लिए आपको सक्रियता श्रेणी याद रखना पड़ेगा। सक्रियता श्रेणी याद रखिएगा ना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जस्ता, लोहा, शीशा, हाइड्रोजन, तांबा, पारा, चांदी, सोना। तो याद रखिएगा, हम साइड में दे देंगे, याद देख लीजिएगा। यानी देखिए आयरन से पहले क्या आता है, एल्युमिनियम आता है। आयरन से पहले क्या आता है, एल्युमिनियम आता है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जस्ता, उसके बाद जस्ता आता है, एल्युमिनियम जस्ता, ठीक है। उसके बाद लोहा, जस्ता, लोहा, शीशा, हाइड्रोजन, तांबा, पारा, चांदी, सोना, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए, हम लिखे देते हैं क्या होता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जस्ता, लोहा, शीशा, हाइड्रोजन। देखिए हमको यहीं तक जरूरत है, हाइड्रोजन, तांबा, पारा, चांदी, सोना, ठीक है। अब देखिए एल्युमिनियम ऊपर में है, फिर लोहा नीचे है, यानी एल्युमिनियम क्या करेगा, लोहा को विस्थापित कर देगा, लोहा को विस्थापित कर देगा, यानी ऊपर ज़्यादा शक्तिशाली होता है, नीचे क्या होता है,
कम शक्तिशाली होता है, यानी सक्रियता घटते जाता है, घटते हुए क्रम में जाता है, ऊपर से नीचे क्या आता है, घटते हुए क्रम में आता है। तो एल्युमिनियम क्या कर लेगा, Fe की जगह को विस्थापित कर देगा। तो विस्थापित जैसे ही कर दे रहा, देखिए एल्युमिनियम क्या आ रहा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जा रहा, Al2O3 प्लस Fe को अलग कर दिया, Fe को अलग कर दिया, नहीं ये क्या हो गया आपका विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिया हुआ बोला धातु एल्युमिनियम किससे अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो धातु एल्युमिनियम किससे अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है ना, एल्युमिनियम H2O के साथ रिएक्शन करेगा। क्या करेगा, H2O के साथ रिएक्शन करके आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये जो जल है H2O वो गैसीय अवस्था में रहेगा, ठीक है, वो गैसीय अवस्था में रहेगा। वो एल्युमिनियम गैस जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस कर सकते हैं। देखिए किस टाइप से, एल्युमिनियम यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगा देते हैं, यहाँ 2 लगा देते हैं। एल्युमिनियम 2 हो गया, ऑक्सीजन के गो है, 3 गो है, तो ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 1 गो है, तो यहाँ 3 अगर लगा देते हैं तो देखिए तो हाइड्रोजन कितना बन गया, 3 दूने 6, तो यहाँ 3 लगा दीजिए, ये हो गया आपका संतुलित रासायनिक समीकरण भी हो गया। यानी एल्युमिनियम जल के साथ अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाती है। देखिए क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, 24 क्वेश्चन देखिए, BaSO3 प्लस 2HCl इक्वल टू BaCl2 प्लस H2O प्लस SO2 में बाईं ओर श्वेत अवक्षेप कौन सा है, बाईं ओर श्वेत अवक्षेप। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, बायां कौन होगा, तो बायां समीकरण के इस साइड वाला बायां होता है और इस साइड वाला दायां होता है, ठीक है। जो अभिकारक होता है वो बायां होता है, जो उत्पाद होता है वो क्या होता है, दायां होता है, याद रखिए ना। BaSO4, अब और इसमें अवक्षेप कौन है, तो अवक्षेप का मतलब क्या होता है, अवक्षेप जो तली पे बैठ जाता है, वो ठोस अवस्था में रहता है ना, सॉलिड अवस्था में रहता है। देखिए तो बायां और स्पष्ट दे दिया, इसमें S लिखा ही हुआ था सॉलिड, ठीक है, तो सीधा लिख देते BaSO4 यही सॉलिड अवस्था में बाईं और अवक्षेप कौन है, BaSO4, BaSO4 यही हो गया अवक्षेप आपका, अवक्षेप। सॉरी BaSO4 नहीं है, BaSO3 है। देखिए एक रीजनिंग का क्वेश्चन आया हुआ था, क्या दिया हुआ है, 49 3 25 58 5 36 82 7 वाट, यहाँ क्या होगा बताइए। तो 49 याद बताइए, ये बहुत इजी था, बहुत इजी था। देखिए कैसे बनाना है, इन दोनों को सबसे पहले जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 52, कितना हो जाएगा 52, जस्ट इसका उलट करके लिख दिया 25, देखिए उलट करके लिख दिया। इसी उसके बाद आपका 58 और 5 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 63, 63 को उलट करके लिख दिया 63, ठीक है 36। उसी तरह 82 और 7 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 82 और 7 को जोड़ देंगे तो आपका 89 हो जाएगा। इसको उलट करके लिख दीजिए ना, 98 हो जाएगा, 98, ऑप्शन नंबर ए नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 98 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा ना, किसी विद्युत बल्ब का अनुमानतांक 220 वोल्ट और 100 वाट है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले P बराबर आपको जानना चाहिए 98 पावर, P बराबर VI होता है, ठीक है। अब देखिए आपका पहले P निकाल लेते हैं, P दिया हुआ आपका 100 वाट, 100 वाट, फिर भी दिया हुआ आपका 220, तो इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, बट्टा में 220 बराबर I हो जाएगा, काट दीजिए, यानी I बराबर हो गया आपका 5/11, ठीक है। फिर क्वेश्चन आपका दिया हुआ भी दिया, फिर से भी दे दिया, कितना दे दिया ना 110, तो पूछा P ज्ञात कीजिए, तो P ज्ञात कीजिए, तो P बराबर VI लगा दीजिए, P बराबर VI अगेन लगा देते, V का मान आपका 110 गुना 5/11, 11 10 110, 10 5 50 वाट। देखिए क्या बोल रहा, दिए गए क्वेश्चन नंबर 49 ध्यान दीजिएगा, दिए गए पदार्थ के किसी L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 8 ओम है, इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 तथा मोटाई 2A है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले आपको जानना चाहिए 49, R बराबर होता है आपका रो L/A, ठीक है। अब R का मान दे दिया है, ठीक है, 8 ओम दिया हुआ, R का मान दिया हुआ आपका 8 ओम, 8 ओम दिया हुआ, ध्यान दीजिए। अब देखिए अब पूरा L को आधा कर देता है और A को 2 गुना कर देता है, A को 2 गुना कर, L/2 2A हो गया। अब यहाँ मान बैठा देते हैं, देखिए समीकरण 1 में मान बैठाने पर समीकरण 1 लिख लीजिए, क्या हो जाएगा R बराबर रो L का मान L/2 है,
और A का मान 2A है, कितना हो जाएगा आपका रो L4A। अब देखिए इतना का मान ये जो इसका मान कितना था R था ना, इसका मान कितना था R था, तो इसकी जगह हम R बैठा सकते हैं, ये R डैश है, ठीक है, R डैश बराबर R/4। R का मान कितना है 8, 8/4, 4 दूगुने 8, 2 ओम। ना ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोला, 6 कार्बन डाइऑक्साइड तथा 6 जल के साथ अभिक्रिया करने पर ऑक्सीजन के कितने अणु प्राप्त होंगे। ना ऑक्सीजन के कितने अणु प्राप्त होंगे, सबसे पहले ये आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा रिएक्शन है ना, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। तो बताइए प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और जल के 12 अणु जब मिलता है क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तब ग्लूकोज ऑक्सीजन और जल बनता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन और जल बनता है। तो ऑक्सीजन का कितना अणु बन जाता है ना, ऑक्सीजन का 6 अणु बन जाता है, ऑक्सीजन का 6 अणु बन जाता है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है, याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक है। देखने से आपको पता चल जाना चाहिए, ऐसा कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये था नहीं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन के बंधुता का मान घटते क्रम में कौन सा, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटते क्रम में कौन सा है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। तो सबसे पहले आपको कुछ जानना पड़ेगा, कुछ रूल्स है, जैसे इलेक्ट्रॉन बंधुता आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, बाएँ से दाएँ जाने पर क्या होता है, फिर इलेक्ट्रॉन प्रीति, फिर उसके बाद विद्युत धनात्मकता, फिर परमाणु आकार, ये सब आपको जानना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके ये आप बना सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रीति, विद्युत धनात्मकता, ठीक है, क्या होता है देखिए, इलेक्ट्रॉन के बंधुता यानी ऊपर से नीचे आने पर घटता है, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, ऊपर से नीचे आने पर घटता है, ध्यान दीजिए, ऊपर से नीचे आने पर घटता है, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, ठीक है। अब देखिए ऊपर से नीचे आने पर घटता है, ठीक है, हमको बोल रहा है क्वेश्चन क्या बोला, घटते क्रम में लिखिए, घटते क्रम में लिखिए। तो बताइए ये एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर यानी सीधा जा रहा है, यानी देखिए बायां से दायां ओर जा रहा, बाएं से दाएं ओर जा रहा, तो इसमें क्या होगा, बढ़ जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि एल्युमिनियम आता है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर सभी एक ही आवर्त में होता है, सभी एक ही आवर्त में होता है, यानी तीसरा आवर्त में। ये कौन सा आवर्त में, ये तीसरा आवर्त में है, ठीक है। उसके बाद ये तो होगा नहीं, देखिए एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर वही चीज़ दिया हुआ, घुमा के दे दिया, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ ना, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम। अब देखिए बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, देखिए इसको हम कैसे पता करेंगे कि सही है ना गलत है। अब देखिए बोरान का परमाणु संख्या 5 होता है, इसमें 8 जोड़ दीजिए, 13 आ गया, फिर इसमें 18 जोड़ दीजिए, 31 आ गया, फिर इसमें 18 जोड़ दीजिए, 49 आ जाएगा, 49 आ जाएगा। देखिए इसमें 8 जोड़ दीजिए, 18 जोड़ दीजिए, 18 जोड़ दीजिए, पता चल जाएगा बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, यानी ये आपका 13वां वर्ग में, 13वां वर्ग में है, ठीक है, 13वां वर्ग में। तो आपका यही हो जाएगा आपका सही आंसर।